सही है बच्चे, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यू ऑल आर यस सर। ओके। यस सर। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, सेकंड सेशन में आपका फिर से वेलकम है ना। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर लिए हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे से तो पढ़े ही होंगे, कुछ नए बच्चे भी होंगे। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने क्लासेस को शुरू करेंगे। ये बस जस्ट आज के लिए है, इसके जस्ट बाद हमारी क्लासेस जो शुरू हो जाएंगी। तो हमारी क्लासेस रिज्यूम हो चुकी हैं। आपके बैच में जो स्कूल्स में कोई होंगे तो आप उनको बता दीजिएगा कि क्लासेस फिर से रिज्यूम हो गई है। और ये तो हमारा टाइम जो है बहुत लंबा है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपके साथ इफिशिएंटली जो है काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ओके, गुड प्रभात। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो 6:30 शायद उनका स्कूल एंड होता है और वो आते हैं, तो विल टेक केयर ऑफ दैट। हो सकता है थोड़ा टाइमिंग हम 10-15 मिनट बढ़ा भी दे, कोई इश्यूज नहीं है। तो ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। आपके एग्जामिनेशन हो गए, थोड़ा टेंशन रिलीज हो गया होगा, है ना। तो अब हम नए सेशन हम अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली अवंती के बारे में बेसिक आइडिया तो आपको पता ही होगा कि अवंती 2010 से काम कर रहा है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ भी काम कर रहा है। एक रिनाउड ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो डेट कि हर सेक्टर के बच्चे जो है वो अवंती में अच्छे से एजुकेशन जो है वो ले सके, ताकि कोई बच्चा जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड या जो भी कह लीजिए कि आप उसके लिमिटेड कुछ अपनी लिमिटेशंस की वजह से उनका कैरियर जो है वो बीच में ड्रॉप आउट ना हो जाए या वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना। तो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, बहुत इफेक्टिव लाइव क्लासेस चलती हैं, बहुत अच्छे से हम इस पर काम करने वाले हैं, है कि नहीं। और आपको खुद रियलाइज होगा जब आप टाइम बिंग के साथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, देन यू रियलाइज की वी वर्क ऑन द ईच एंड एवरी चाइल्ड। हम हर बच्चे की केयर करते हैं, हर बच्चे के साथ काम करते हैं, और हम ऐसे काम करते हैं कि कोई बच्चा ये ना कह पाए कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम था, अगर ऐसा होता तो मैं कर लेता, है कि नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे का जेई टारगेट होगा, कुछ बच्चे का नीट टारगेट होगा, कुछ बच्चे का किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना टारगेट होगा, किसी का एनडीए टारगेट होगा। तो हर बच्चे को उसके कैलिबर के हिसाब से कुछ वैसा ऐसा होगा जो एक अच्छे रिनाउंड कॉलेज में चले जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हर बच्चे के उनके कैलिबर, उनके टारगेट, उनके डिजायर के हिसाब से उनको ट्रेंड किया जाए, सो डॉट कि वो इंडिया के एक बेस्ट कॉलेज में जा सके, यानी बहुत अच्छे कॉलेज में वो जा सके। इसके लिए बहुत अच्छे कॉलेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? बहुत अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज इंप्रूव करनी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन पर फोकस करना पड़ेगा, उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे काम करता है, हम उसका क्या प्रिपरेशन का तरीका है, तो ये सब चीजों पर हम काम करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा मेन मोटो ये है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को एक इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पहुंचाया जाए, और हम इसके लिए काम करेंगे आपके साथ, लगातार आपके साथ हम काम करेंगे। आपको रियलाइज भी होगा जब आपके साथ काम करेंगे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपके पीरियोडिकली टेस्ट होंगे, आपको हम इवेल्युएट करेंगे, आपके साथ हम काउंसलिंग सेशन रखेंगे, आपके साथ हम डाउट सेशन रखेंगे। मतलब हम हर वो चीज आपके साथ करेंगे सो डेट कि आप जो है बेहतर तरीके से अपने आप को बना सके, सो डेट कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कीजिए जो आपको लगता है ना। हर स्टूडेंट का अलग अलग टारगेट है। अभी जैसे मैं पिछली क्लास ले रहा था तो किसी को एयरफोर्स बनना है, किसी को रिसर्च करना है, किसी को इंडिया के बेस्ट कॉलेज में आईटी में जाना है, किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को सीयूटी निकालना है, किसी को एनडीए निकालना है। तो हर स्टूडेंट्स का डिफरेंट टारगेट्स है। तो उस टारगेट, क्योंकि कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे जनरल कंपटीशन के अलावा, बाकी जो कंपटीशन एग्जाम है तो उसका सिलेबस लगभग 11 to 12 ही रहता है, बेस तो वही रहता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन के लेवल का फर्क रहता है, बट बेटा बेस तो यही रहता है। तो बेस तो ओवरऑल यही बनने वाला है कि नहीं। तो बेस हमारा क्या डिसाइड होता है? 11th और 12th डिसाइड होता है। तो इस 11th और 12th के बेसिस पर हम स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट नॉलेज पर फोकस करेंगे, सो डेट कि वो एक रिनाउंड, एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में जा सके। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। अब देखिए यहां पर उसके लिए हम क्या करने वाले हैं आपको। सबसे पहले यहां पे देखिए एक लड़की है पूजा झा, ये अवंती की स्टूडेंट्स रही हुई हैं, और ये इनका जो स्कूलिंग हुआ हुआ है वो आरपीवीवी सेक्टर 10 द्वारका, यानी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जो सेक्टर 10 द्वारका में है, शायद आप लोग जानते हो। तो ये इन्होंने नीट क्रैक किया और नीट में इनको बीडीएस मिला। बीडीएस समझते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। तो बीडीएस मिला और इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। यूपीएससी समझते हैं ना, ठीक है, यस सर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
जिससे आईएएस आईपीएस वगैरह यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जब जाते हैं तो वो यूपीएससी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये अवंती के स्टूडेंट्स रही हुई हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़ी हुई है ना, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल से है। तो गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट जब एक रिनाउड कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप ही के साथ वो भी कभी बेंच पर बैठी होंगी, आप ही के साथ वो भी काम किए होंगे, है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है और गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है ना? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको एक एक्सपोजर की जरूरत है सो डेट कि वो एक अच्छी जगह पर जा सके, है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम आपके साथ वही काम कर रहे हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एक डिजायर है, आपके अंदर एक क्वालिटी है, जिसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा उसको कर लीजिए कि पॉलिश करनी है, और उस पॉलिश करके आपको आपके ड्रीम को अचीव करने में हमको क्या करना है, मदद करना है। ठीक है? तो कर सकती है ना, जब वो कर सकती तो आप कर सकते हो कि नहीं? यस और नो, कर सकते कि नहीं कर सकते, मेरे को बताओ। यस सर। यस सर। कर सकते हैं, यू कैन डू एंड यू विल बी। मैं चाहूंगा कि अगली बार, अगला जो हमारा सेशन हो 2 साल के बाद, आपके 3 साल के बाद, तो मैं आपका फोटो लगाऊं कि भाई हमारे यहाँ से ये ऋषि हैं या सौरभ हैं या शुभम है या यश है, ये हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं और इन्होंने लाइक आईआईटी या जे या एनडीए या कुछ भी ऐसा क्वालिफाई किया। और ऐसा होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप क्रैक कर सकते हैं, चाहे सीयूटी निकाल सकते हैं, बहुत सारे। आप अपने डिजायर के कैरियर तो हमको चुनना है, देख के हमको किसी से इंस्पायर नहीं होना है। आपका जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है, आपको जो बनना है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए और आप बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, इनको एमआईटी समझते हो ना, एमआईटी टेक्नोलॉजी का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबली, है ना? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनको कहा जाता है, और वेरियस स्टेजेस होते हैं इनमें एडमिशन के लिए। तो इनको फुल स्कॉलरशिप मिला, जैसे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे टेस्ट पर तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप मतलब कि आपको, मतलब फीस में क्या होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे आप कम फीस में या 0 फीस में आप वहां पढ़ सकते हो। तो ये वहां से पढ़े हुए, ये भी कानपुर में पढ़े, ये भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की इन्होंने, और ये एमआईटी से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की, और अभी ये येल्प में एमएल है। एमएल का मतलब मशीन लर्निंग, है ना? ये जो है ना एमएल, एमएल मतलब है बेटा मेरा मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना? द थर्ड वन इज तेलंगाना, रूरल तेलंगाना। रूरल का मतलब होता है गांव। तेलंगाना एक स्टेट है, पता ही है आपको, है ना? आंध्र प्रदेश से बना हुआ है। तो तेलंगाना के हमारे एक स्टूडेंट है वेदांत, जो तेलंगाना के रूरल गांव में पढ़े, स्कूल में रहे, और इन्होंने जेई क्वालिफाई किया, आईआईटी जेई। और इन्होंने मद्रास, जो चेन्नई है, आईआईटी मद्रास कहा जाता है उसको, वहां से इन्होंने कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हुए। माइक्रोसॉफ्ट तो सब कोई जानता है ना? जितने भी लैपटॉप वगैरह जो डिजाइन होती है तो सारा विंडो विंडो कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। बहुत ही सॉफ्टवेयर की रिनाउंड कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, टेस्ला है, फेसबुक है, कौन नहीं जानता है इनको? बहुत ही अच्छी कंपनी है ना? तो यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पे प्लेस हुए, यहाँ पे काम किए। ठीक है ना? अभी करेंटली ये बैंगलोर की एक कंपनी है जार फाइनेंशियल, वहां पे स्टार्टअप किए हुए। स्टार्टअप का मतलब इन्होंने अपना, हाँ बोलिए बेटा क्या बोल रहे हैं, किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो ये भी अवंती के स्टूडेंट रहे हैं और रूरल बैकग्राउंड से डिपेंड करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अवंती बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि अगर वो हमारे कोई क्लास फेलो या हमारे कोई सीनियर्स जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़कर ही, या और थोड़ा सा उनको एक्सपोजर मिला और गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़कर वो वहां पर क्या हो गया, बहुत अच्छी सी क्वालिटी एजुकेशन अगर उनको मिला, तो फिर हम भी वहां पर एक हाई लेवल क्वालिटी एजुकेशन हमें भी क्या हो सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है। हमें भी वहां पर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो वहां पर मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? यस किसी सर। को बेटा? तो ये है एक डाटा है हमारा जो रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है ना? कि दिल्ली दिल्ली का देख लेते हैं। दिल्ली में 137 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए थे, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है। ठीक है ना? 135 स्टूडेंट जो है नीट में अपीयर हुए, जिसमें 93 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए। ठीक है ना? यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 137 इनरोल्ड हुए थे, 135 स्टूडेंट जो अपीयर हुए, हो सकता है 2 बच्चे नहीं अपीयर हो पाएंगे, उनमें से 93 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई किए।
यानी परसेंटेज कितना है हमारा 68.8% है हमारा अपीयर, जितने बच्चे अपीयर हुए, और 67% हमारा क्वालिफाई का, जो बच्चे इनरोल हुए। ओवरऑल 2503 स्टूडेंट जो है वो इनरोल हुए थे, जिसमें से 1059 स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए, और 650 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई किए। तो ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है ना। जेई की भी टाटा जो है हमारी टीम बना रही है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिले। हमारी टीम जो कैरियर काउंसलिंग भी करती है, कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये होता है बेटा कि हमारी टीम इस चीज का भी ध्यान रखती है कि बच्चों को आईआईटी के बारे में, नीट के बारे में, एनडीए के बारे में, सीयूटी के बारे में, इनके बारे में बताया जाए, सो डैट कि वो इनसे अवेयर हो जाए। तो इनके बारे में ज्यादा नॉलेज जो है कि आईआईटी का कैसे एग्जाम होता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सब चीजें हमारी करियर काउंसलिंग टीम जो है आपके साथ सेशन करेगी और 1-to-1 आपके साथ बात करेगी, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या होने वाला है, ये तो रहा हमारा अचीवमेंट के बारे में। अब आगे आपके साथ हम कैसे काम करने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, नो क्लियर है सर, सब? नो सर। ओके, तो अगले क्या करने वाले हैं, हम आपको आपके सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आप पे मेहनत करने वाले हैं, सो डेट कि आपका, क्योंकि कोई भी एग्जाम निकालोगे तो ऑब्वियसली सी बात है उसका बेस क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज होगा, प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन बनाओगे, सीखोगे, है ना, गलतियां करोगे, टीचर सुधारेगा, तब जाकर आप फाइनली कोई एग्जाम जो है क्रैक कर पाओगे। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना, सो डेट कि हम आपके साथ आगे जो है एक बेहतर तरीके से, इफिशिएंट तरीके से आपके सब्जेक्ट नॉलेज को बूस्ट करें। जब आपका सब्जेक्ट नॉलेज बूस्ट होगा तब अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है ना। उसके लिए हम एक टेस्ट रख रहे हैं, है ना, और ये टेस्ट जो है बेटा 13 नवंबर को, यानी कमिंग संडे को हमारा होने वाला है ना, नेक्स्ट संडे जो आएगा। ये ऑनलाइन टेस्ट होंगे, एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होंगे। एमसीक्यू का मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट का लिंक जाएगा, उसमें पीसीबी और पीसीएम के ग्रुप्स रहेंगे, कैसे टेस्ट देना है उसके बारे में भी आपको शायद बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आएगा, कैसे अपीयर होना है। आप अपना एनरोलमेंट आईडी डालोगे, टेस्ट पेज आपके पास खुलेगा, ठीक है ना। और उस टेस्ट के बाद आप क्या कर सकते हो, ये टेस्ट हमने डिसाइड किया, ये है टेस्ट का सिलेबस। इसमें थोड़े से जो है फिजिक्स के बारे में बात करूं, थोड़ा सा सिलेबस, लिटिल सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको याद ही होगा। थोड़े से सिलेबस 10th के हैं और थोड़े से सिलेबस 11th के स्टार्टिंग के, देख लीजिए आप, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, लॉज ऑफ मोशन तक ही है, ठीक है ना। फिजिक्स में तो लॉज ऑफ मोशन तक, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और लॉज ऑफ मोशन तक है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो डेट कि आपको पता लग जाए। 13 को एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वैसे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आपको उस पर क्या करना होगा बेटा, जाकर टिक करना होगा। ये टेस्ट आप दोगे तो टेस्ट आपका होगा, सो डेट कि हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, मैंने आपको शुरू से पढ़ने की जरूरत है, कि थोड़ा सा आपको फास्ट वे में रन कराने की जरूरत है, बस ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। नो नीड टू गेट पैनिक ऑफ द टेस्ट, टेस्ट को ज्यादा पैनिक नहीं लेना, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आप ये टेस्ट दोगे, 13 नवंबर को होंगे। टेस्ट की टाइमिंग, टेस्ट का आपका लिंक सब आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ठीक है ना। फर्स्ट वन, हाँ बोलिए। सर कितने क्वेश्चन आएंगे? आई थिंक शायद 2 घंटे का टेस्ट है, आई थिंक शायद 20 क्वेश्चन तीनों से है, आई थिंक, आई एम नॉट कंफर्म, बस शायद 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है ऐसे। ओके सर, थैंक यू। 20 मैथ, 20 बायोलॉजी। आपको बायोलॉजी मैथ में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, इसमें से आपको काम करना है। थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और 13 नवंबर को आप टेस्ट में अपीयर हो जाइएगा, सो डेट कि हम ये कर सके। किसी को कोई टेस्ट के रिगार्डिंग तो कोई क्वेरीज नहीं है ना? चलिए, अब यहां पर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं कि सो डेट कि हम 2 प्रोग्राम चलाएंगे यहां पर आपके साथ। एक प्रोग्राम बेटा होगा हमारा फोटोन प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम होगा हमारा कैटलिस्ट, ठीक है ना। हमारे 2 प्रोग्राम पैरेलली रन करते हैं, एक प्रोग्राम चलेगा फोटोन और एक प्रोग्राम चलेगा कैटलिस्ट, है ना। तो फोटोन और कैटलिस्ट में ज्यादा ये नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, तो फोटोन और कैटलिस्ट में ज्यादा कोई इश्यूज नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि फोटोन में और कैटलिस्ट में हम बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंशिएट करने वाले हैं। फोटोन और कैटलिस्ट में क्या होगा ना, फोटोन थोड़ा सा फास्ट चलेगा। फास्ट चलने का मतलब ये होता है
कि फोटोन बैच जो होगा, ये जो फोटोन बैच हमारा होगा, तो फोटोन बैच ऐसे स्टूडेंट के लिए होगा जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, या कहीं कोचिंग जा रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं, या कहीं और भी ज्वाइन कर रखा है, या उनको ज्यादा थोड़ा न्यूमेरिकल्स करना है, उनको थ्योरेटिकल पार्ट आता है, बहुत ज्यादा बेसिक उनको बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। तो उनके लिए हम फोटोन ट्रैक इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे ना, जिसमें हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस होंगे, यानी ज्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम कराएंगे फॉर फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है ना। इसमें दो टाइप्स के बैचेस रहेंगे, 12 आवर बैच और 6 आवर बैच। 12 आवर बैच क्या होगा कि आप वीक में हमें 12 घंटा दे सकते। 12 घंटा का मतलब पर डे 2 आवर्स। 12 घंटा का मतलब हो गया पर डे 2 आवर्स। ये क्या होगा हमारा, फोटोन के लिए होगा पर डे 2 आवर्स। और 6 आवर्स बैच में क्या होगा, पर डे 1 आवर, यानी 1 घंटा आप हमें दे सकते हो। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, फोटोन के लिए हो जाएगा। फोटोन में दो टाइप के बैच चलेंगे, ये आपको चूज करना है, आप कितना टाइम दे सकते हो हमें, ये आपको चूज करना है। आपको एक गूगल फॉर्म जाएगा, उस गूगल फॉर्म में आप हमें बताओगे कि हमको सर हम 2 घंटे अवंती को पर डे दे सकते हैं, या हम 1 आवर दे सकते हैं। अगर आप 2 घंटे दोगे तो आपको 1 1 आवर की क्लास दो चलेगी, यानी दो सब्जेक्ट की क्लास एक दिन में होगी, यानी या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिजिक्स बायोलॉजी, या फिजिक्स मैथ, कोई भी कॉम्बिनेशन, यानी आप 2 आवर्स की क्लास करोगे यहाँ पर डे। और अगर आप 6 आवर दोगे तो आपका 1 घंटा एक सब्जेक्ट का होगा पर डे, जो अभी पहले चल रहा था। अभी तक जो आप एग्जामिनेशन से पहले जो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चल रहा था बेटा, वैसे ही चल रहा था ना, 1 घंटा चल रहा था पर डे एक सब्जेक्ट के लिए। बट अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर आपको फोटोन मिलता है या कैटलिस्ट मिलता है, कोई भी आपको मिलता है, तो आप उसमें 12 आवर वाला प्रोग्राम चूज कर सकते हो और 6 आवर वाला प्रोग्राम चूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ये चीजें डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट वो होगा जिसमें हम थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट करेंगे, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोविड के कारण या बहुत सारे इश्यूज के कारण अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ नहीं पाए, उनको ज्यादा बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है। फोटोन वाले क्या है, उनको ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी नो, दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि हमको भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कराओ और समरी वे में हमको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताओ, या थोड़ा सा हमको मतलब रिवाइज फॉर्म में बता दो, और प्रॉब्लम हमें ज्यादा करा दो। कैटलिस्ट ट्रैक ऐसा होगा जिनमें हम थोड़ा प्रॉब्लम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा हम उनमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पढ़ाएंगे और प्रॉब्लम भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं कराएंगे। एक हुआ कि भैया तुम जान रहे हो, चलो अब तुमको न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा ऐसे बता दिया, चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। एक हुआ कि चलो पहले पढ़ा दिया, फिर उनको क्वेश्चन करवाया, है ना, उनको थोड़ा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में है, एक टेस्ट भी होगा। प्रोग्राम दोनों सिमिलर चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी को बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये नहीं है, क्योंकि अवंती बिल्कुल हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए काम करता है। वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। तो हम उनके ये के हिसाब से, उनको चॉइस के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से हम उनको डालेंगे कि आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, और बाद में भी टेस्ट होते रहेंगे, कॉमुलेटिव टेस्ट के हिसाब से हम बैचेस भी शिफ्ट करते हैं। इसमें भी दो ट्रैक्स चलेंगे, 12 आवर्स और 6 आवर। 12 आवर्स उनके लिए होगा जो दो दो घंटे दे सकते हैं, और 6 आवर्स उनके लिए होगा जो 1 घंटे दे सकते हैं। यानी इसमें आपको 12 आवर्स क्लास करोगे तो वीक में आपको पर वीक एक सब्जेक्ट की 4 आवर्स की क्लास लगेगी। और अगर आप 6 आवर में आते हो तो वीक में एक सब्जेक्ट की 2 आवर्स की क्लास लगेगी, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि हमारे पास कितना टाइम बचा है, हम अवंती को पर डे 1 आवर दे सकते हैं या पर डे 2 आवर दे सकते हैं। इट्स अपॉन योर चॉइस। ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों? किसी को कोई डाउट है यहां तक, बताइए। नो सर। नो सर। क्लियर है, ओके। हाँ बोलिए। ठीक है ना। तो क्यों हमारे पास 12 आवर्स और 6 आवर की क्लास है, दो विंडोज है, जो ज्यादा टाइम दे सकते हैं और वो कम टाइम दे सकते हैं। अब अगले साल, अगले ये तक हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, हम आपको 11th 12th का सिलेबस करवाने वाले हैं, फुल सिलेबस, है ना। वीकली आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट के लिए स्टडी मटेरियल अभी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे ना, जब क्लासेस हम लोग कर ले रहे थे तो उसके बाद हम आपको क्या दे रहे थे, नोट्स दे रहे थे ना। क्लासेस के बाद हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे थे, नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। पता नहीं क्यों यार ये हो जा रहा है गूगल शीट का, एक मिनट बच्चे।
क्लासेस के बाद हम क्या कर रहे थे, आपको नोट्स दे रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद वर्कशीट, वर्कशीट का मतलब प्रॉब्लम, जैसे हम आपको कुछ वर्कशीट दे दिए, स्लाइड्स में भी कुछ वर्कशीट हो सकती है कि बेटा ये क्लासेस के बाद की ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। डीपीपी, डीपीपी मतलब क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कुछ असाइनमेंट्स, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे दिए, सो डेट कि आप उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, और है ना, डाउट सॉल्विंग सेशन। वैसे तो हमारी लाइव क्लासेस चलती है, और लाइव क्लासेस में हम ये डिसाइड करते हैं या ये हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का साथ हम डाउट क्या कर दे, सॉल्व कर दे, है कि नहीं। जब हमारी डाउट क्लासेस चलती है तो हमारा क्लियर था, बट फिर भी कुछ बाद में आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला, कोई डाउट आपको मिला, कुछ ऐसी चीजें मिली जो आपको बाद में लग रहा है कि सर हमको ये डाउट हो गया, हमको ये प्रॉब्लम हो गया, तो डाउट सॉल्विंग सेशन में हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट इन एंट्रेंस फॉर्म फिलिंग, जैसे नीट का एग्जाम का टाइम आ गया, तो कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीजें करनी है, गाइडेंस, काउंसलिंग, कि आपको क्या एलिजिबिलिटी है, कब फॉर्म फिल करना है, कब विंडो ओपन होगा, कब आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा, ये सारी चीजें टीम जो है आपको गाइड करती है, ठीक है ना। उसके बाद एडमिशन सपोर्ट एंड काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपने कोई चीज क्रैक किया, आपने नीट क्रैक किया, या आपने जेई क्रैक किया, या आपने सीयूटी क्रैक किया, अब इसके बाद हमको क्या करना है, कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे कॉलेज हमको चूज करना है, कब फीस पेमेंट करनी है, कब ये सारी चीजें करनी है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे, है ना, कि कब वो चीजें हम उनके साथ प्रोवाइड करें, सो डैट कि बच्चे जो है सब कुछ करते हुए भी कैसा ना मिस कर जाए, चांसेस ना उनके मिस हो जाए, इसलिए हम वो काम करेंगे उनके साथ अच्छे तरीके से, सो डैट की काउंसलिंग, यानी आपको अब से लेकर, पढ़ाने से लेकर आपको कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचाने तक, वहां तक हम आपके साथ काम करेंगे, है ना। और टाइम टू टाइम एक एक चीज की आपको गाइडेंस मिलती जाएगी, है ना, कि जैसे कि आपको कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस, फॉर्म फिल कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, कैसे डाउट सेशन का आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लेके आप डाल सकते हो, टीचर उसका सॉल्यूशन देगा, तो विल एवरी प्लेटफॉर्म, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, तो यहां से लेकर, पढ़ाने से लेकर कॉलेज, एक बढ़िया कॉलेज तक आपको पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है और आपकी खुद की भी है, क्योंकि एटलीस्ट ओवरऑल सारी जिम्मेदारियां आप पर है, कि आप अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो कोर्स, टेंटेटिव कोर्स प्लानर जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे, है कि नहीं, आपको शेयर कर दिया जाएगा कि कब किस वीक में आपके साथ क्या होने वाला है, कौन सब्जेक्ट चलेगा, इस दिन क्या किस टॉपिक की क्लासेस होंगी, है ना, कब आपका टेस्ट होगा, कब आपका डाउट्स क्लासेस चलेगा, है ना। तो जैसे बैच में भी बच्चे बोल देते हैं टीचर को कि सर नेक्स्ट संडे डाउट क्लास रख लेते हैं, बहुत सारा डाउट हो गया, तो टीचर भी रख लेता है। तो बहुत सारी चीजें, तो हम जब बैचेस चलाते हैं, बच्चों से एक घुल मिल जाते हैं, तो बच्चे भी टीचर के साथ अटैच हो जाते हैं, चीजें जब स्टेबलाइज हो जाती है, तो बच्चे, टीचर भी, बच्चे खुद ही बोल देते हैं सर ये प्रॉब्लम है, आधे घंटे का हम डाउट सेशन रख लेते हैं। तो जब आधे घंटे का डाउट सेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम रख लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, है कि नहीं, कि चलो रख लेते हैं डाउट सेशन, बच्चों को डाउट करा दिए। या बच्चे जब व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज्वाइन हो जाते हैं, जिस ग्रुप को पढ़ाते हैं, तो बच्चे स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं कि सर ये नहीं बन रहा है, या मार्क कर देते हैं, तो हम उनको एट ए टाइम नहीं, तो हम फिर बाद में किसी टाइम में हम उनको रिप्लाई कर देते हैं, या डाउट सेशन में उनकी क्लासेस को, उनके क्वेश्चन को लेके, या नेक्स्ट क्लास में उनके क्वेश्चन को लेके हम उनको बता देते हैं, ठीक है। और अभी जो एलुमिनाई के बारे में बात कर रहे थे, कि जो अवंती से, जो पूजा झा है, या गौरव है, जो भी है, उन जो क्वालिफाई किए हैं, तो हम एक ऐसा कोशिश भी है हमारी टीम की कि हम आपको उनसे मिलवाएं, है ना, कि अवंती चाह रहा है कि बच्चों के साथ सेशन किया जाए, इंटरेक्शन किया जाए, सो डेट कि वो सामने आकर, शायद होता है ना, सामने आने आकर कोई आदमी अपनी चीजों को विजुअलाइज करता है और बताता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द आपके साथ उनका 1-to-1 एक इंटरेक्शन करवाए, सो डेट आपको भी एक मोटिवेशन पॉइंट मिले कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और यू कैन डू, आप सब लोग कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो लेट्स प्लानिंग कीजिए कि हमको अब से जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, और पढ़ाई जो है ना सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम। हमारे एक सर थे, तो वो हमें जब पढ़ाते तो बोलते थे कि पढ़ना तो सबसे इजी काम है, तो हम बोलते थे सर हमें तो बड़ा टफ लग रहा है। बोले बाकी काम में बहुत मेहनत है, जैसे आप अगर भाई बन रहे हो, भाई, अब भाई बनोगे तो बहुत मेहनत है भाई, मैनेज करना होगा, है ना, गार्जियन को मैनेज करना होगा, जैसे आप
टपोरी मोहल्ला का मतलब एक वो बन जाते हो, क्या कहते हो, मान लो गैंग में शामिल हो जाते हो, अपने दोस्तों के गैंग में पूरा शामिल हो जाते हो, आपको कितनी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी कि भाई गार्जियन तक बात नहीं पहुंचना चाहिए, स्कूल से कंप्लेन नहीं पहुंचना चाहिए, है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आपको टेंशन होगा, तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि बाकी काम में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ती। पढ़ाई कैसे करनी पड़ती है कि सीधा भाई चलो टेबल कुर्सी लगाओ और पढ़ने बैठ जाओ। तो पढ़ाई सबसे इजी, सबसे बेहतर काम है, सबसे अच्छा काम है और सबसे इजी काम है। सच है, हमें एज ए स्टूडेंट नहीं लगता था, बट हमें रियलाइज होता है कि द लर्निंग इज द इजी प्रोसेस, कुछ करना नहीं है ज्यादा, भाई पढ़ते रहो। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक कि हमारा ये आज का ओरिएंटेशन से ये है, बट आगे अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो इस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हो, है ना। जैसे आपको नंबर चेंज कराना है, आपको बैच का टाइम सूट नहीं हो रहा है, या आप 2 घंटे की जगह 1 घंटे लेना चाह रहे हो, या 1 घंटे की जगह 2 घंटे लेना चाह रहे हो, या आपका ईमेल आईडी जो है वो दिक्कत था, या आपको लिंक्स नहीं मिल रहे हैं क्लासेस के, या आपको नोट्स नहीं मिल रहे, मतलब कोई भी ऐसा क्वेरीज रिलेटेड टू योर क्लासरूम, आप इस पर ईमेल करेंगे तो आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, है ना। ईमेल आईडी सही से मेल करने का भी कोई टर्म छूटना नहीं चाहिए, होता ना एक डिजिट भी छूट जाएगा तो मेल नहीं पहुंच पाएगा। तो फ्री कोचिंग दिल्ली @avantifellows.org, इस पर आप क्या करोगे, आप मेल कर दोगे तो आपकी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, किसी को कोई डाउट है बेटा, किसी प्रोग्राम से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, कि सर टेस्ट से रिलेटेड या कैटलिस्ट और फोटोन से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क। बोलिए शुभम। नो सर, नो डाउट है। अच्छा, बढ़िया है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, किसी को हेलो। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? यस सर, यस ले सर। लिया। तो सिलेबस कैसे, थोड़े बहुत 10th के हैं और थोड़ा सा 11th का है। हाँ बोलिए, बोलिए, अब एक बार फिर से शो कर दीजिए। शो कर दो। पीसीबी या पीसीएम, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है। मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक ही करना है आपको, दोनों नहीं करने। ठीक है, चलिए आगे बताइए, कोई और इश्यूज है आप लोगों को तो? सर कैटलिस्ट सर और इस फोटो टेस्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट पे बेसिस ही होंगे ना, हमारे स्कूल के सब्जेक्ट। किसमें बोल रहे हो बाबू? सर जो ये अभी 13 तारीख को हमारा टेस्ट होगा, हम्म। तो वे जो क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे ना, ऐसे? हाँ 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 हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बस सिलेबस वही ओके सर। रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और उसमें जस्ट डिसाइड होगा कि बच्चों को किस कैटेगरी में रखा जाए, फोटोन या ट्रैक या कैटलिस्ट। 12 आवर्स की आपको चूज करना है तो आप 12 आवर के चूज कर सकते हो, 6 आवर की चूज करना है तो 6 आवर की चूज कर सकते हो। आप कहीं और कोचिंग ले रहे हो तो आप 6 आवर की चूज कर सकते हो। आपको बाद में रियलाइज हो जाए कि नहीं यार अवंती बढ़िया है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, तो आप 12 आवर का भी चूज कर सकते हो, तो आप बाद में भी लिख सकते हो, डेट यू कैन स्विच, है ना। हम तो आपको रिकमेंड करेंगे आप 12 आवर्स की करो, बट आई डोंट नो योर अवेलेबिलिटी, कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, जो भी चीजें चूज करनी है वो आप चूज कर सकते हो, या आपके अपने ऊपर है, कैलिबर के ऊपर है। इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें अवंती का कोई रोल नहीं है। 12 आवर 6 आवर तो आपका रोल है, आप कितना डिवोट कर सकते हो टाइम। फोटोन और कैटलिस्ट भी हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को एक डिफरेंशिएट किया जाए, कि बच्चे को ज्यादा सब्जेक्टिव पढ़ाकर प्रॉब्लम कराया जाए, या थोड़ा सा मतलब थोड़ा फास्ट पढ़ाकर प्रॉब्लम कराया जाए, बस यही फर्क है फोटोन और कैटलिस्ट में। ठीक है, चलो, किसी और का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर। नो सर। सर जैसे कोई मतलब फोटोन में सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन उसे अपना बेस और क्लियर करना है, तो फिर वो कैटलिस्ट में आ सकता है क्या? वो कैटलिस्ट में आ सकता है। कोई चाहे कि नहीं सर हम कैटलिस्ट में ही रहेंगे, हमको अपना बेसिक लेवल से पढ़ना है, तो आ सकता है। कोई बच्चा का बेसिक लेवल बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी वो जिद कर रहा है कि नहीं सर हम तो पढ़ेंगे तो फोटोन में ही पढ़ेंगे,
तो ऐसे सही नहीं है, क्योंकि आप खुद भी सोचो कि अगर आपको बेसिक लेवल का क्लियर नहीं है तो हम तो रिकमेंड ये करेंगे, हम तो कहेंगे ना कि बेटा आप कैटलिस्ट में रहो, आप यहाँ पे अपग्रेड करो, आप टेस्ट दो, फिर अच्छा परफॉर्म करके फिर फोटोन में जाओ। बट कोई जिद पकड़ ले कि नहीं सर हमको तो जो है हमको उसी में जाना है, यानी हमको जो है वो आप कैटलिस्ट फोटोन में ही जाना है, उनको उसको ऐसा लगेगा कि फोटोन जो है बेस्ट है, तो वो जिद करेगा कि सर हमको फोटोन में ही जाना है। तो अगर ऐसे बच्चे होंगे तो फिर अब क्या ही किया जा सकता है। बट आप अपना खुद भी सोचो कि हम जो है बेस्ट तरीके से जो वहां पर है हम वहां पर रहे, यानी अगर हमको कैटलिस्ट कह रहा है तो कैटलिस्ट में जाए, फोटोन कह रहा है तो फोटोन में जाए, ठीक है ना। और किसी का कोई डाउट है तो? किसी और का कोई डाउट है बेटा? नो सर। सर कैटलिस्ट में, हाँ बोलिए। सर कैटलिस्ट में डेली 4 आवर की क्लास लगेगी? 4 आवर नहीं, 2 आवर, यानी 2 आवर। वीक में 4 क्लासेस। और 2 आवर जो ओके होगा ना, तो 2 आवर एक ही सब्जेक्ट नहीं होगा, अलग अलग सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स के 1 घंटा, केमिस्ट्री का 1 घंटा, 2 घंटे क्लास होगी एक वन डे में। और अगर आपका 6 आवर रखोगे आप, तो एक सब्जेक्ट की क्लास एक दिन में होगी 1 घंटे की, यानी वीक ओके में 12 आवर्स जो होंगे, वो वीक में जो है 4 आवर की क्लास लगेगी पर वीक, एक सब्जेक्ट की, इच सब्जेक्ट। और 6 आवर्स आप रखोगे तो ये आपको 2 आवर्स की क्लास लगेगी पर वीक। अभी तक जो आप कर रहे थे ना, तो वो कौन था, वो एक ही क्लास तो लगती थी ना। यस सर। हाँ, लेकिन अब बदल जाएगा, अब ये आपके चॉइस पे होगा कि आप कितना टाइम हमें दे रहे हो, ठीक है। कोर्स प्लानर भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो चले थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में पढ़ ले, यस सर। ठीक है ना, जो काम के लिए हम आज आए हैं अब मेन यही है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक बताना था कि बच्चों को बता दिया जाए, सो डैट कि बच्चे जो है अवेयर हो जाए कि हमारा टारगेट जो है अगला क्या होने वाला है। अब हमारा जो पहला चैप्टर शुरू होगा बेटा, वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत इजी चैप्टर, माने इजी तो इतना है कि मैं तो कह रहा हूं आप किसी को भी बुला के ले आओ, उसको समझाने की गारंटी है मेरी। ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब समझ लो इजीएस्ट चैप्टर है, इसलिए इसमें तो पैनिक होना ही नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें 4 चीजें फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस होनी थी, लेकिन आज तो चूंकि हमारे पास अभी 20 मिनट टाइम है, तो जितना डिस्कस हो जा रहा है उतना हम कर ले रहे हैं, फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे पिछला, और हम आगे की क्लासेस शुरू करेंगे। तो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा आते हैं। सॉलिड जो होता है सॉलिड, ठीक है बेटा, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है। मैटर तो आप जानते ही होंगे, मैटर 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होता है एक होता है रिजिड बॉडी। क्या होता है रिजिड बॉडी, रोटेशन में पढ़े होगे रिजिड बॉडी, पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा, है ना। तो रिजिड किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है रिजिड बॉडी? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि जिसके हम शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकते, शेप या साइज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारी है रिजिड बॉडी। तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड बॉडी कहा जाता है। या बहुत सारे रोटेशन में आप पढ़े हुए कि रिजिड बॉडी होता है ना, देखे भी होंगे, आयरन का कोई रड है ना, स्टील का कोई रड है, एल्युमिनियम की कोई वायर है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका शेप और साइज को हम बदल नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनके मॉलिक्यूल जो है बहुत कंपैक्ट होते हैं, वो टाइटली पैक्ड। लेकिन ये बातें कहने सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है ना। एक्चुअली जब भी आप किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, या कह लो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, ऐसे तो माना गया है कि सॉलिड्स जो होते हैं, जो रिजिड बॉडी होती है सॉलिड्स में, उनके शेप और साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली आप जैसे ये पेन है, अब ये पेन क्या बेटा, सॉलिड है। अगर मैं इसको खींचूं, आप कहोगे सर इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो आप क्या कहोगे कि ये रिजिड बॉडी है कि नहीं। बट एक्चुअली जब मैं इसको खींचूं, तो ये बहुत थोड़ा लेवल या माइक्रोस्कोपिक लेवल या बहुत कम लेवल पर ये स्ट्रेच या कंप्रेस हो रहा है, जो हमको पता नहीं लग रहा है, लेकिन हो जरूर रहा है, हो जरूर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा 100% कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है,
ये बातें प्रैक्टिकली नहीं सही है। प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो प्रैक्टिकली जब आप बात करेंगे बेटा, तो प्रैक्टिकली किसी भी बॉडी का शेप या साइज जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर दिखता तो हमें है नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? भाई दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत माइन्यूट सा चेंज हो रहा है। कुछ चीजों में ज्यादा चेंज हो जाता है, तो जैसे स्प्रिंग, अब एक स्प्रिंग को मैं खींच दूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी बेटा, बदल जाएगी। अब उसकी शेप बदल जाएगी बिकॉज वो ज्यादा जो है ये हो जा रहा है, खींच जा रहा है, उसमें ज्यादा चेंज हो जा रहा है, तो हमको रियलाइज हो रहा है। किसी चीज में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो ये रियलाइज नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि ईच एंड एवरी सॉलिड्स में हम क्या कर रहे हैं, जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या कह सकते हैं आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। पता नहीं यार स्लाइड्स मेरा थोड़ा सा एरर कर रहा है, कुछ और फॉर्मेट में बनाया गया होगा, तो विल टेक केयर कि आ जाए जल्दी। ठीक है बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, या इसको आप कह सकते हो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब उसका शेप क्या कर देना, चेंज कर देना, उसका शेप क्या कर देना, बदल देना, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, है ना। या उसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो। जैसे मान लो कि स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग को मैंने इधर से खींचा और इधर से खींचा, है ना, इधर से खींच रहे इधर से खींच रहे हो, तो स्प्रिंग खींचेगा कि नहीं खींचेगा बेटा, खींचेगा नहीं खींचेगा, खींचेगा है ना। सर। इसकी शेप चेंज होगी या साइज चेंज होगी, यस सर, यस यस सर। तो जैसे आप इसको खींचोगे तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, आपके एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। जैसे आप किसी स्प्रिंग को खींच रहे हो तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। आप ये शायद हुक्स लॉ में भी पढ़े होंगे, वर्क फॉर एनर्जी में। वो रीस्टोरिंग क्या, हाँ, वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उस स्प्रिंग को वापस उसके पोजीशन में लाना चाहेगा, टेंडेंसी टू रीगेन इट्स पोजीशन, है ना, टेंडेंसी टू रिगेन इट्स पोजीशन, उस पोजीशन को फिर से वो गेन करना चाहेगा, और ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिसिटी। इस, है ना, कि जब भी आप किसी चीज को खींचते हो तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो डिफॉर्म होता है, आप डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लगा रहे हो, तो जैसे वो डिफॉर्म होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वापस हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। तो वापस आने की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। या आप इसको एक और तरीके से इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हो। इलास्टिसिटी को आप एक और तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जब भी किसी बॉडी को आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप बॉडी को लगा रहे हो तो वो बॉडी क्या कर रहा है, उस डिफॉर्म होने का जितना अपोज कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? जैसे आप कोई कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, आप उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। एक्सटर्नल फोर्स लगाने का मतलब कि आप उसको क्या कर रहे हो, उसके शेप साइज में चेंज करने का मतलब ये होता है बेटा कि आप उस पर एक डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहे हो। तो डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन फोर्स क्या है कि आप उसके शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे मान लो कि आयरन का रड है, अब आप इसको दोनों तरफ से ऐसे खींच रहे हो या कंप्रेस भी कर रहे हो, जो जो भी करो, तो आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो ये चीज जब जाना चाहेगी तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा बेटा, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। और ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है कि भाई तू एक्सपैंड मत हो, दैट इज ऑल्सो इलास्टिसिटी। मेरी बात समझ रहे हो? दो दो बातें मैं बता रहा हूं, एक तो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को जब आप उसके शेप या साइज में आप चेंज कर रहे हो, तो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स पोजीशन, वो अपने पोजीशन को दोबारा रिगेन कर ले, कैप्चर कर ले, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। और एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि जब भी किसी बॉडी को हम डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस डिफॉर्मेशन का कितना अपोज कर रहा है,
हाउ मच इट अपोजेस, कि भैया हम तो डिफॉर्म नहीं होंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी। दोनों डेफिनेशन सही है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात बेटा आप लोगों को? यस सर। क्लियर है यस ना? सर। ओके, सर। इलास्टिसिटी समझ। ओके, तो अब एक बात बताओ, एनसीईआरटी में जब भी इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं या इलास्टिसिटी की बात करते हैं, कभी भी इलास्टिसिटी आप पढ़ोगे या इलास्टिसिटी की बात करोगे तो आपको क्या लगेगा? रबड़ तो बड़ा कॉमन है, दिमाग में रबड़ आता है, खींचा, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी, बड़ा आसान है यार, बहुत ज्यादा इलास्टिक लग रहा है मेरे को तो, है ना? इलास्टिक, गांव में बोलते भी जा यार एक इलास्टिक खरीद के ले तो आ, तो वो रबड़ जो होता है उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबड़ ज्यादा इलास्टिक है? रबड़ सर। स्टील। स्टील। अच्छा, रबड़। स्टील। स्टील अपोजिंग पावर ज्यादा है स्टील है स्टील सर। में। चलिए इलास्टिसिटी स्टील का होगी सर। बात यहाँ पे किए हैं हम, तो मैं कह रहा हूं कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है। सॉरी, पता नहीं स्टील है सर। एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको शायद वहां पे दिखा होगा कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक है, दिखा होगा शायद, नहीं दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। अच्छा चलो एक बात स्टील का बताते हैं, सर। इस पर डिस्कशन हम अपना नहीं करते, हम ये कहते हैं कि चलो स्टील और इलास्टिक के बारे में बात कर रहे थे ना, सॉरी स्टील और रबड़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना? स्टील और रबड़ के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोगों का आंसर है रबड़ है, कुछ लोग का आंसर स्टील है। पहला डेफिनेशन, एक मिनट ठीक है कोई बात नहीं प्रभात, पहले डेफिनेशन पे आते हैं। और पहला डेफिनेशन ये है बेटा कि अगर आप खींचोगे तो कौन ज्यादा अपोज करेगा कि भैया मैं ना खींचूं? बताओ, स्टील की रबड़? स्टील। 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 है ना? मैं इलास्टिसिटी क्या बताया कि आप जब एक्सटर्नल, ये एक स्टील का रड है मान लो, आप जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल का मतलब आप इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें रीस्टोरिंग डेवलप होगा, कुछ तो अपोज होगा ही। एक रबड़ है, इसको भी आप क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, है ना? तो जितने ज्यादा डिफॉर्मेशन उतनी इलास्टिसिटी कम होगी ना, होगी कम की नहीं, क्योंकि वो अपोज कम किया। अगर आप अपोज किसी चीज का ज्यादा करोगे तो आपको डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं किया जा सकता है ना। लार्जर डिफॉर्मेशन लार्जर इलास्टिसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। है सर। पहली बात तो ये हो गई कि स्टील ज्यादा, स्टील में तो पता भी नहीं लगेगा, शायद आप स्टील को पकड़ के खींचो तो शायद माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो शायद इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि हमको विजुअलाइज हो। लेकिन रबड़ को तो सीधे पकड़ोगे और काट काट टाक टुक टाक टुक, भाई विजुअलाइज हो रहा है। तो ज्यादा डिफॉर्मेशन का मतलब अपोज कम किया ना, अपोज कम किया तो भैया उसका इलास्टिक कम हो गया, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि द टेंडेंसी ऑफ अपोजिशन टू डिफॉर्मेशन इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो लार्जर डिफॉर्मेशन लेसर इलास्टिसिटी आप कह सकते हो। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। हाँ, लार्जर डिफॉर्मेशन लेसर इलास्टिसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलो, कम बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि उसी रेशियो में घट जाएगा, तो उस इनवर्सली डायरेक्टली का मतलब होता है कि इसको ट्वाइस किए तो ये भी ट्वाइस हो गया, इसको हाफ किए तो ये भी हाफ हो गया, इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे घट जाएगा, कम हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। पहली बात है। अब दूसरा आप कहोगे सर आप तो ये भी बोले थे कि टेंडेंसी टू रीगेन, टेंडेंसी टू रीगेन, टेंडेंसी टू रीगेन। तो स्टील है, इस अच्छा कई सारे स्टील है, उसको ऐसे करो, स्टील भी तो बहुत जल्दी से वापस आएगा कि नहीं आएगा? एक स्टील है उसको ऐसे करो तो जाएगा वापस कि नहीं? पटाख से मारेगा कि नहीं मारेगा? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, बहुत तेजी से आएगा फटका उसका। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। चाहे आप टेंडेंसी टू रिगेन, स्टील को अगर आप ऐसे, कोई स्टील है इसको जरा ऐसे करो तो, एक स्टील का वो लो, क्या कहते हो आप? स्प्रिंग। एक स्टील की स्केल। पत्ती, है ना? उस, हाँ स्केल कह सकते हो, स्केल लो और उसको खींचो, देखो पट से कितना फास्ट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। टेंडेंसी टू रिगेन, आपने उसको डिफॉर्म किया ऐसे करके, वो जैसे छोड़ोगे वो टेंडेंसी टू रिगेन, तो वो भी ज्यादा है। इसलिए इलास्टिक, यस, स्टील हैज मोर इलास्टिक देन रबड़।
दिमाग में हमारे रहता है, दिमाग में हमारे क्या रहता है, अरे सर ये क्या सवाल कर दिया, रबड़ होगा सर, रबड़ वो खींचेगी इलास्टिक, क्या बात कर रहे सर आप भी, रबड़ है, बट नो, द आंसर इज स्टील। याद रहेगा? यस स्टील सर। और आयरन में कौन होगा? यस यस सर, याद रहेगा। याद रहेगा, हाँ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या आंसर देने वाले हैं इसका, रबड़। रबड़। जहां इलास्टिक की बात हो वहां दिमाग में हमारे रबड़ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई, है कि नहीं? तो इसलिए ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा आता है। एनसीईआरटी में बजाते एक दिया भी हुआ है कि स्टील और रबड़ में कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो रबड़। हाँ अभिषेक, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? सर स्टील और आयरन में कौन होगा ज्यादा इलास्टिक? अच्छा अच्छा, सबकी योंग मॉडुलस मॉड्यूल्स है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आएगा आगे। सबकी इलास्टिसिटी ऑफ योंग मॉडुलस है ना? तो उसमें जैसे आप करोगे तो आपको वहां पर योंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में दिख जाएगी कौन ज्यादा इलास्टिक है, जिसकी ज्यादा स्टील की वजह से ज्यादा होती है तो आपको दिख जाएगा। मटेरियल के योंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक मतलब रेशियो है, उससे आप जैसे कैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में पढ़े होगा ना, म्यू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डिसाइड, डेंसर है कि यस रेयर है, सर। कौन ज्यादा डेंसर है कौन, तो वैसे ही योंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, अभी आगे आएगा। तो उस रेशियो से आप ये कर सकते हो कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, कौन उससे कम इलास्टिक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ यस तक सर। यस सर। बताइए, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी। या आप बोर भी हो रहे हैं तो बता रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी सेशन कर लेंगे आपके साथ। नो सर, बोर नो नहीं सर। हो रहे, बहुत अच्छी क्लास चल रही। वैसे आई विल ट्राई कि मेरा स्टूडेंट बोर नहीं हो, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है क्या, तो वी विल डू अ डिफरेंट सेशन, हम आपके साथ वो फन भी कर सकते हैं। आपको कोई फन सर करने फिजिक्स में बोर नहीं हाँ? होते? क्या बोल रहे हैं अभिषेक? सर फिजिक्स में बोर नहीं होते, केमिस्ट्री में बोर होते हैं। आप मेरे साथ पहले क्लास कर चुके हैं फिजिक्स की? यस सर। सर 1 मंथ से आपके साथ ही कर। ओके ओके ओके, चलिए। तो यहाँ पर थोड़ा स्प्रिंग मॉडल से पहले आ जाते हैं, एक और वर्ड है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का उल्टा क्या होता है? वैसे थोड़ा सा नेक्स्ट डे भी रिवाइज कराएंगे इसको, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का उल्टा है। प्लास्टिसिटी क्या होता है बेटा? परमानेंट डिफॉर्मेशन। जैसे एक और बात आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इलास्टिसिटी भी किसी चीज की एक लिमिट तक होती है। अगर बियॉन्ड लिमिट चले जाएंगे तो फिर बॉडी अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाती है ना। प्लास्टिक वर्ड से प्लास्टिसिटी आता है। बट एक और बात इलास्टिसिटी में आप याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी की जो इलास्टिसिटी है बेटा, वो हमेशा एक लिमिट तक चलती है। अगर आप उस लिमिट के बियॉन्ड जाएंगे तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग का बात करूं मैं, तो स्प्रिंग को आप खींचोगे, खींचोगे तो वो अपने शेप को रिगेन कर लेगा, तो आप कहोगे सर इसकी इलास्टिसिटी है, मतलब इलास्टिक है ये, है कि नहीं? तो आप बहुत ज्यादा खींच दी उसको, ले भाई खींच दी, तो वापस आएगी? नो सर। नो है ना? सर, एल्यूमिनियम में नहीं आ है ना? सकता। स्प्रिंग को आप खींचोगे, टर टर वापस, टर वापस, टर वापस। आपने उस स्प्रिंग को पकड़ा और एकदम से पूरा लंबा चौड़ा धर के खींच दिया, तो शायद एक वायर बन जाए वो, और वो अपने शेप को रिगेन न कर पाए, नहीं कर तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। आपने उसके इलास्टिक लिमिट से आपने बियॉन्ड चले गए, आपने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया वो लिमिट के बियॉन्ड लगा दिया, आपने बहुत ज्यादा लगा दिया, तो उसकी जो इलास्टिसिटी तक जो लिमिट है उसके बियॉन्ड आपने लगा दिया। तो जब आप उसके बियॉन्ड जाके लगाओगे तो फिर वो वापस नहीं आ पाएगा। क्लियर है यहां तक? तो यस सर। प्लास्टिसिटी क्या होता है, आप सिंपल वर्ड में इसको याद रख सकते हो बेटा, प्लास्टिसिटी को परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो गई, अपने शेप को अपने साइज को रिगेन नहीं कर पा रही, इसी को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। वहां इलास्टिसिटी मिली, या आप सिंपली पे कह सकते हो बेटा कि इलास्टिसिटी का सर उल्टा क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब ये स्प्रिंग वाला बात है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेरे पास तो 2-3 मिनट बचा हुआ है। वैसे भी थोड़ा सा सेशन मैंने ले लिया है, क्योंकि पहले ही हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा पढ़ा दे बेसिक इंट्रोडक्शन। थोड़ा नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहां तक आपको कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
किसी को भी कोई क्वेरीज है इलास्टिसिटी चैप्टर से रिलेटेड, या आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, या कोई टेस्ट वेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी।